तनन द्रीं द्रीं तननना तनन द्रीं द्रीं तननना तनन द्रीं द्रीं तननना द्रीं तनन ताद्रीं तदेरिनन द्रीं तनन ताद्रीं तदेरिनन एरि सम मरि पप मनि निपा। नेपाल डायरी का ये दूसरा अंक। पहले अंक में हमने आपको नेपाल और उसकी विशेषताओं से परिचित कराया था। आज हम आपको ले चलते हैं नेपाल के प्रमुख शहर पोखरा। नेपाल में काठमांडू के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर पोखरा माना जाता है। नेपाल के मध्य में स्थित यह शहर अपने शांत वातावरण और अनूठे परिवेश के लिए अति प्रसिद्ध है। पोखरा में इसकी मुख्य प्रसिद्धि का कारण फेवा झील है, जिसके चारों तरफ ये पूरा शहर एक तरह से बसा हुआ है। लेक साइड की बात करें तो पोखरा में अनेक दुकानें, आकर्षक कैफे, रेस्टोरेंट और एक नौका विहार वंडरलैंड भी है। शहर के व्यापारिक केंद्र पुराने पोखरा में स्थित हैं, जो कई आश्चर्यजनक मध्ययुगीन मंदिरों का भी घर है। एक किंवदंती के अनुसार पोखरा कभी देवताओं का बगीचा था। ऐसा कहा जाता है कि देवी देवताओं ने पोखरा का निर्माण इसलिए किया था ताकि वे दिन भर काम कर सेवा झील में डुबकी लगाने के बाद आराम कर सकें। वैसे देखा जाए तो पोखरा आराम करने वालों और रोमांच की चाह रखने वालों दोनों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ कई रोमांचक खेल हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, नौकायन और रिवर राफ्टिंग के अलावा पोखरा में ट्रैकिंग के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो पोखरा का फेवा झील अपने आप में एक आकर्षण है। इसके अलावा यहाँ का शांति स्तूप, डेविस फॉल, गुप्तेश्वर महादेव गुफा, विंध्यवासिनी मंदिर, मनोकामना मंदिर, सारंगकोट आदि अनेक पर्यटक स्थल हैं, जहाँ वर्ष भर पर्यटकों की भीड़ जमा रहती है। नेपाल पहुंचने के बाद पोखरा मेरा पहला पड़ाव था। उसके लिए मेरे मित्र और बहनोई श्री विजय कोइराला घर के निकट कलंकी बस स्टैंड मुझे पहुंचाए, जहां से मुझे एसी बस पोखरा ले जाने वाली थी। ये कलंकी मुख्य बस स्टैंड नहीं है, लेकिन ये शहर का आखिरी स्टॉप है। इसके बाद पहाड़ और घाटियां शुरू हो जाती हैं। एक तरह से कहना चाहिए कि ये कलंकी काठमांडू का प्रवेश द्वार है। मैं भी बस में सवार हो गया और बस चल पड़ी। मैं भी रास्ते के मनोरम दृश्यों में खो सा गया। रास्ते में एक स्थान पर भोजन के लिए बस को रोका गया। संभवतः उस स्थान का नाम धमोली था। आसपास इतना मनोरम दृश्य था कि यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसकी गोद में थिरकती बलखाती हुई नदी। यहाँ खाना खा के हम आगे बढ़े। रास्ते में जगह जगह पहाड़ से टूटकर गिरे हुए पत्थर दिखाई दिए। कई जगह सड़कों पर काम चल रहा था और ये सब दृश्य काठमांडू से लेकर पोखरा के रास्ते तक रुक रुक के हमें मिलता रहा। कई बार बस तो एक ही स्थान पर एक घंटे तक रुकी रही और पोखरा तक की जो दूरी 4 या 5 घंटों में पूरी करनी थी, उसे पूरी होने में 10 से 11 घंटे लग गए। पोखरा पहुंचा तो शाम ढल रही थी। यहाँ
विजय कोइराला जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी कि बस स्टैंड से होटल तक मुझे ले जाने के लिए वहां की कार आई और होटल ग्लोरी गार्डन पहुंचने पर मेरा स्वागत उसके मालिक भरत जी ने किया। वैसे लंबे सफर के बाद आराम करने की इच्छा हो रही थी, पर मुझे लगा कि अभी अंधेरा पूरी तरह से हुआ नहीं है तो थोड़ा आसपास झील का नज़ारा भी कर लिया जाए। तो मैं झील की तरफ निकल गया और वहां के कुछ दृश्य अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब शाम का अंधेरा बढ़ने लगा था। सड़कों पर बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे, हालांकि दुकानें सारी खुली थीं। मैं होटल वापस लौट आया और पूरी तरह से आराम किया। दूसरे दिन होटल से ही एसी बस द्वारा पोखरा घुमाने की व्यवस्था की गई थी। सुबह 8 बजे के आसपास मैं बस में सवार हो गया, जिसमें मेरे अलावा अन्य लोग भी थे जो अलग अलग स्थानों से आकर अलग अलग होटलों में ठहरे थे। वो बस हमें दिन भर पोखरा और उसके आसपास के दर्शनीय स्थलों तक ले जाने वाली थी। हमारे साथ गाइड के तौर पर स्मिता थीं, जो अपने अंदाज में क्या करना है और क्या नहीं करना ये सब बताती जा रही थी। जितना बोले थे उतने टाइम में आप लोग नहीं आए थे, बस छूटने वाला है, वेट करके नहीं बैठेंगे, आपको गुस्सा होना नहीं मिलेगा। क्योंकि उनके इस कठोर अनुशासन को हम भी मानने के लिए एक तरह से विवश थे। खाने का टाइम अलग ही दे देंगे, इसलिए जितना टाइम दे दिया है उतना ही टाइम यूज करिएगा। और हम बस चल पड़ी। स्मिता गाइड की निगरानी में हम पोखरा के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करने में तल्लीन हो गए। सबसे पहले हम पहुंचे गुप्तेश्वर महादेव गुफा। पोखरा में गुप्तेश्वर महादेव गुफा एक अलग तरह का पर्यटन स्थल है। इस गुफा को नेपाल की सबसे लंबी गुफा माना जाता है, जिसकी लंबाई 2950 मीटर है। ये कहा जाता है कि इस गुफा की खोज 16वीं शताब्दी में हुई थी। किंवदंतियों के अनुसार एक पुजारी ने एक विशाल गर्भ जैसी गुफा में भगवान शिव और उनकी पत्नी मां पार्वती की एक काली मूर्ति की खोज की थी, जिसमें एक नाग की रक्षा करते हुए एक ही आकृति में पुरुष और महिला दोनों रूपों में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को मानते हैं। गुप्तेश्वर महादेव की मुख्य गुफा में 2 कक्ष हैं, जिनमें भगवान शिव, माता पार्वती, नागेश्वर और सरस्वती माँ जैसे विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और मूर्तियां हैं। यहाँ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थीं। आसपास दुकानें सजी हुई थीं। टिकट काउंटर से टिकट ले हम भी नीचे सीढ़ियों की तरफ चल पड़े। हमारा कैमरा आसपास और गुफा के दृश्यों को कैद करने में लगा हुआ था। नीचे तकरीबन 100 सीढ़ियां उतरकर हम गुफा के इस मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचे। अंदर गुफा में काफी सीलन थी और छत से पानी टपक रहा था। किसी तरह कैमरे को बचाते हुए मैं अंदर प्रवेश कर गया। यहाँ रोशनी तो थी, लेकिन वो रोशनी गुफा को आलोकित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वहां तस्वीर खींचने और वीडियो बनाने की मनाही थी। जहां तक संभव था वहां तक हमने कोशिश की कि कुछ छवियां उतर जाएं, कुछ दृश्य कैद कर लिए जाएं, लेकिन मनाही थी
इसलिए एक सीमा से परे जाकर मैं रुक गया। जितनी सीढ़ियां नीचे में उतरा था, वापसी में उतनी ही चढ़नी भी थी, जो अब कष्ट साध्य प्रतीत हो रहा था। फिर भी ठहर ठहर कर सारी सीढ़ियां चढ़ के मैं ऊपर आ गया। सड़क की दूसरी तरफ डेविस फॉल है, ऐसा हमारी गाइड ने बताया था और चेतावनी दी थी कि डेविस फॉल देखकर सभी बस में आ जाएं। इसके लिए आधे घंटे का समय मिला था हम लोगों को। खैर, हम सड़क पार कर डेविस फॉल की ओर बढ़े। डेविस फॉल को हिंदी में अगर कहें तो देवी का झरना कह सकते हैं। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि इस झरने का नाम डेविस नाम की एक स्विस महिला के नाम पर रखा गया, जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो यहाँ घूमते समय पानी में डूब गई थी। फिर भी किंवदंतियां चाहे जो हों, पर यह झरना देखने लायक है। ये डेविस फॉल फेवा झील के बांध से पानी प्राप्त करता है, इसलिए इसके आसपास के क्षेत्र में काफी हरियाली है। झरने में इस समय उतना पानी नहीं था। आप स्वयं देख सकते हैं कि इसकी धारा बहुत ही पतली है। कहा जाता है कि यह झरना जमीन के नीचे एक सुरंग बनाता है, जो इसके आधार तक 500 फीट तक लगभग फैली हुई है। ये वो जगह है जहां पार्डी खोला धारा नामक झरना इसमें आकर समाहित हो जाती है। यही कारण है कि इस झरने को नेपाली में पाटले चांगो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है भूमिगत झरना। तो आज का सफर यहीं तक। नेपाल डायरी के अगले अंक में हम आपको ले चलेंगे पोखरा के शांति स्तूप की तरफ। तब तक के लिए नमस्कार।